हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। इंग्लिश लिटरेचर में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम आज की पोएम स्टार्ट करते हैं। आज की पोएम है लैपिस लेजुली। इसे लिखा था W.B. Yeats ने। लैपिस लेजुली, written on 25th July in 1936 by W.B. Yeats, was published in his last poems। 1936 में लिखी हुई ये पोएम लास्ट पोएम नाम के कलेक्शन में पब्लिश हुई थी, जो कि उन्हें गिफ्ट किया था उनके 70th बर्थडे पे हैरी क्लिफ्टन के द्वारा। चलिए अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं हम। लैपिस लेजुली बाय विलियम बटलर ईट्स। I have heard that hysterical women say they are sick of the platty and fiddle bow of poets that are always gay। तो पोएट्स यहाँ पे कहता है कि मैंने कुछ औरतों को सुना जो डरी हुई प्रतीत हो रही थी, क्योंकि उस टाइम पे जिस टाइम पे पोएम लिखी गई थी उस टाइम पे सेकंड वर्ल्ड वॉर का माहौल चल रहा था। तो पोएट कहता है कि मैंने कुछ औरतों को देखा जो डरी हुई लग रही थी और उन्हें लग रहा था कि अब जो उनकी आर्ट है, उनका जो कला है, वो बेकार प्रतीत पड़ रही है। हालांकि जो पोएट्स होते हैं, यानी कि जो कलाकार होते हैं या आर्टिस्ट होते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन जो ये टाइम है वर्ल्ड वॉर का, इसमें सभी डरे हुए हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब उनकी आर्ट किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो उसे युद्ध होने से नहीं बचा सकती। For everybody knows or else should know that if nothing drastic is done, aeroplane and zeppelin will come out। वो कहता है कि ये बात सभी को पता होनी चाहिए, और नहीं है तो उन्हें ये पता होनी चाहिए कि अभी जो युद्ध होने वाला है उसके बारे में। Aeroplane and zeppelin will come out, pitch like King Valley, bomb falls in until the town lie beaten flat। उन्हें पता होना चाहिए कि अभी युद्ध होने वाला है और उसे रोकने की यदि कोई ड्रास्टिक कदम, यदि कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया, तो एरोप्लेन और जेपलिन के द्वारा बमबारी की जाएगी, जिसके द्वारा पूरा शहर, पूरा टाउन नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। तो पोएट यही कहना चाहता है कि जो युद्ध का माहौल चल रहा है, सेकंड वर्ल्ड वार होने वाला है, यदि इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया गया तो फिर दोबारा से जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में हुआ था, इसी तरह से सेकंड वर्ल्ड वार में भी होगा, और जिसमें जेपलिन बमबारी करेगा जब तक करेगा तब तक कि टाउन पूरी तरह से ध्वस्त ना हो जाए। ऑल परफॉर्म देयर ट्रेजिक प्ले, there struts Hamlet, there is a Lear, that's Ophelia and Cordelia। ये जो दुनिया है वो एक ट्रेजिक प्ले के समान है, जहाँ पर सभी अपना अपना प्ले अदा कर रहे हैं, जैसे कि उसने हैमलेट, लियर, ओफलिया और कॉर्डेलिया, शेक्सपियर के प्लेस के कुछ जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में बताया हुआ है। Yet they should the last scene be there, the great stage curtain about to drop। जो ये सारे किरदार निभाने वाले कैरेक्टर हैं, हालांकि जो स्टेज का प्ले है, स्टेज पे उस पर पर्दा गिरने ही वाला है, लेकिन जब तक वो नहीं गिरता तब तक उन्हें अपना प्ले अदा करना है। इफ़ वर्दी देयर प्रोमिनेंट पार्ट इन द प्ले, डू नॉट ब्रेक अप देयर लाइन्स टू वीप। और इस प्ले के दौरान वो अपने जो लाइन्स है, ये सभी कैरेक्टर अपना प्ले, अपना जो रोल है वो अदा करते हैं और बैठकर आंसू नहीं बहाते हैं। Gaiety transforming all that dread, all men have aimed at, found and lost। Black out, heaven blazing into the head, tragedy wrought to its uttermost। तो यहाँ पे पोएट कहता है कि जो इंसान, ये जो पूरा हमारा जीवन है एक ट्रेजिक प्ले है, इसमें लियर और हैमलेट दोनों खुश होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये एक प्ले है। और अपने पोएट यहाँ पे कहना चाहता है कि जो भी प्लेयर्स होते हैं प्ले में अपना अपना रोल अदा करते हैं और वो खुश रहते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि ये एक प्ले है। All men have aimed at, found and lost, black out, heaven blazing into the head, tragedy through to its uttermost। जैसे कि हम जानते हैं कि लाइफ एक ट्रेजिक प्ले है, तो हर इंसान के जीवन में कष्ट और
सुख के पल आते हैं, लेकिन वो तभी हेवन ब्लेसिंग से यानी कि अपने आप को जान पाता है जब वो समझ जाता है कि ये एक ट्रेजिक प्ले है, जबकि एक सच्चाई नहीं है। Though Hamlet rambles and Lear rages, and all the drop scenes drop at once, upon 100,000 stages it cannot grow by inch or an ounce। यहाँ पर बताया गया हेमलेट और लियर हालांकि दुखी और सुखी होते दिखाई पड़ते हैं जब जब सीन ढलता है, जब जब पर्दा गिरता है या उठता है, लेकिन ये प्ले कितनी बार भी, हजारों बार या कितनी बार भी प्ले किया जाए, लेकिन जो इसकी ट्रेजेडी है, जो इसका दुखांत घटना है, उसको ना घटाया जा सकता है 1 इंच, ना ही बढ़ाया जा सकता है। On their own feet they came, or an shipboard, camel back, horse back, ass back, mule back। तो यहाँ पे पोएट ने सिविलाइजेशन के बारे में बात की हुई है कि जो पहले ज़माने में पहले के लोग जो युद्ध करते थे वो शिप बोर्ड पर, यानी कि समुद्री जहाज़ पर चढ़कर, या फिर कैमल के ऊपर, या फिर हॉर्स गधे या खच्चर के ऊपर भी लड़ने के लिए जाते थे। ओल्ड सिविलाइजेशन पुट टू द स्वॉर्ड, अपनी तलवारों को लेकर। देन दे एंड देयर विजडम वेंट टू रैक नो हैंडीवर्क ऑफ कैलीमेचस हु हैंडल मार्बल एज इफ इट वर ब्रॉन्ज। यहाँ पे पोएट बताता है कि समय के साथ ही जो हमारी बुद्धि है, हमारा विजडम है, वो कम होता चला जाता है, और इसी के कारण ये ओल्ड सिविलाइजेशन समाप्त हो गई। कैलीमेचस जो है वो एक यूनान का स्कल्पचर वो था, एक मूर्तिकार था जो अपने मार्बल से ऐसी चीज़ें बनाता था जो ब्रोंज की जान पड़ती थी। मेड ड्रेपरीज दैट सीम टू राइज, और वो जो स्कल्पचर होते थे उनके कपड़े इस तरह से बनाता था जैसे कि वो ऐसे जान पड़ते थे जैसे कि वो सच में राइज कर रहे हो, यानी उड़ते प्रतीत हो रहे थे। When she swept the corner stand, his long lamp chimney shaped like the stem of a slender palm stood but a day. All things fall and are built again, and those that built them again are gay। अब पोएट कहता है कि जैसे सागर की लहर सब कुछ बहाकर ख़त्म कर देती है, समाप्त कर देती है, उसी प्रकार से भी समय भी हमारे जीवन में हम परिवर्तन लाता है, जिसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। इसके द्वारा जो ये कैलीमेचस था, इसके द्वारा एक ब्रॉन्ज चिमनी बनाई गया जो लैंप था, उसकी जो शेप थी वो पाम शेप थी, वो भी अब समाप्त हो चुका है। हमें अपने जीवन में चेंजेस को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें दोबारा फिर बनाई जाती हैं और खुशी का और प्रसन्नता का कारण बनती हैं। Two Chinamen, behind them a third, are carved in lapis lazuli। लैपिस lazuli में पोएट कहता है इसने 2 चाइनामैन को देखा, और उनके साथ पीछे एक 3rd चाइनामैन भी खड़ा हुआ था। ओवर देम फ्लाइज अ लॉन्ग लेग्ड बर्ड, और उनके ऊपर एक लंबी टांगों वाला पक्षी दिखाई दे रहा था। अ सिंबल ऑफ लॉन्जेविटी। द थर्ड डाउटलेस अ सर्विंग मैन कैरीज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और जो ये बर्ड था ये ऐसा सिंबल जान पड़ता था उनकी लॉन्जेविटी का, यानी कि जो इसमें चाइनामैन थे वो बहुत ही उम्र के दिखाई दे रहे थे। और एक पीछे सर्विंग मैन भी खड़ा हुआ था जिसके हाथ में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, वो जान पड़ता था कि वो उनका सर्वेंट है, यानी उनका सर्व करने वाला। Every discoloration of the stone, every accidental crack or dent seems a water course or an avalanche। और उस लैपिस lazuli के अंदर जो क्रैक बने हुए थे, जो डिस्कलरेशन आ गया था उसके कलर में, वो ऐसा जान पड़ता था जैसे हिमस्खलन, यानी कि बर्फ़बारी, और वहाँ पे छोटे छोटे स्लोप्स बने हुए थे, और ऐसा जान पड़ रहा था जैसे कि वहाँ पे बर्फ़ गिर रही हो। दो डाउटलेस प्लम और चेरी ब्रांच स्वीटनेस द लिटिल हाफ वे हाउस, those Chinamen climb towards, and I delight to imagine them seated there। उसमें एक
विश्राम गृह भी बना हुआ था जिसके चारों तरफ बहुत सारे प्लम और चेरी के पेड़ लगे हुए थे और वो चाइनामैन उसकी तरफ क्लिम करते हुए यानी चढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे। इसे सोचकर जो पोएट है वो बहुत ही डिलाइट होता है यानी खुश होता है। हालांकि वो सच में उस जगह पर नहीं है लेकिन वो इमेजिन करने से ही उसे खुशी मिल रही है। देयर ऑन द माउंटेन एंड द स्काई ऑन ऑल द ट्रेजिक सीन दे स्टेयर। पोएट जो वहाँ के माउंटेन्स और स्काई को देखता है तो ये उसे एक ट्रेजिक सीन की तरह प्रतीत होने लगता है और पोएट उसे बहुत ही गौर से या ध्यान से देखता है। वन आस्क फॉर मोर्नफुल मेलोडीज accomplished finger begin to play. Their eyes mild, many wrinkles, their ancient glittering eyes are gay. और जैसे ही उनका जो सर्वेंट होता है वो बजाता है अपने इंस्ट्रूमेंट को तो इन दोनों की आंखें जो ये एंशियंट फिगर होती हैं चाइना मैन होती हैं इन दोनों की आंखें चमकने लगती है। झुर्रीदार चेहरे भी खिल उठते हैं, इन पे भी चमक आ जाती है। तो उस गाने की धुन से ही इन दोनों के जो चेहरों पर चेंजेस आते हैं पोएट उन्हें बताता है। आपको ये पोएम कैसी लगी मेरे को आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।